हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, हम उत्तर मुगल काल के शासन के जो भी प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले की मैंने दो वीडियो जो कि उत्तर मुगल काल से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूरे विस्तार सहित बताए हैं। हर एक फैक्ट की मैंने आपको जानकारी दी है। आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आप जो भी प्रश्न आज सॉल्व करेंगे, इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और या तो आप द बालाजी क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, हर एक सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी जाकर के उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। यहां पर आज हम देखेंगे कि जब मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं सबसे पहले सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज होंगे जो कि पुराने साल के पेपर के एमसीक्यूज हैं, और या तो ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। जितने भी मैंने आपको मैं आज की वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आप किसी भी लेवल के एग्जाम में उपयोग में ला सकते हैं, चाहे वो सिपाही का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम हो सकते हैं। पढ़ाने का कॉन्सेप्ट यह है कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको टॉपिक करवाऊंगा, टॉपिक करने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है उत्तर मुगल काल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जो कि नोटिफिकेशन बेल होती है, जिसको दबाने से आप किसी भी प्रकार के रिलेटिव जो वीडियोज हैं उसे मिस नहीं करेंगे। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बहादुर शाह प्रथम ने। जैसा कि मैंने आपको जो भी वीडियोस पिछली बताई थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि बहादुर शाह प्रथम वो शासक था जिसका, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, जो बहादुर शाह प्रथम था उसका असली नाम था मुअज्जम। इसका असली नाम मुअज्जम था। उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम जीत गया था और अपने अन्य दो भाइयों को हरा करके ही जीता था। इसके अन्य दो भाई जो थे, एक का नाम था आजम, एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था कामबख्श। तो इस तरीके से इसके दो भाई थे जिनकी उत्तराधिकार के युद्ध में इसने हत्या कर दी थी, और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद जो मुअज्जम था यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका एक नाम और था, इसका दूसरा नाम था शाह आलम प्रथम। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा इसे पराजित कर दिया गया था। अब बात आती है कि जो जहांदार शाह था इसके भतीजे का क्या नाम था? तो इसके भतीजे का नाम था फर्रुखशियर, यानी जहांदार शाह के भतीजे का नाम था फर्रुखशियर। ये वही फर्रुखशियर है जिसने 1707 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की इजाजत दी थी, और जो अंग्रेज थे उनका भारत में पूरी तरह से सत्ता पर शासन हो गया था। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ, यानी वो बिल्कुल योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां था, उसकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। किसकी सहायता से? जिसका नाम था जुल्फिकार खां। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा कौन पराजित हुआ? तो उसका नाम था जहांदार शाह, और यह पराजित हुआ था। और उसके बाद 1713 में जहांदार शाह की मृत्यु हो गई थी।
इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो फर्रुखशियर था, यानी इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने क्या किया था कि 1717 में इसने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपए के एवज में जो वार्षिक कर दे करके बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी के व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। और 1717 के फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बिना चुंगी के यह व्यापार अंग्रेज कर सकते थे। और इस जो फरमान को साउथ का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। साउथ का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखशियर वो शासक था जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी स्टार वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में मैं आपको बताऊं, जो राजा बनाने वाले थे उन्हें हम बोलते हैं सैयद बंधु। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें बोलते हैं सैयद बंधु। ये सैयद बंधु थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इस प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन ए है ये सही है। सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां जो दो भाई थे, इनको बोलते थे सैयद बंधु। और ये क्या करते थे कि इन्होंने कई राजाओं को गद्दी पर बैठाया था, उन राजाओं की सहायता करी थी और जो पूर्व शासक थे उनको परिचित करके या उनको गद्दी से हटा करके अपने मनमाफिक राजाओं को बैठाला था। तो इस प्रकार से उत्तर मुगल कालीन राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। सम्राट निर्माता का मतलब राजा बनाने वाले। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। बात मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछले जो मैंने एक्सप्लेन की थी पूरी जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सैयद बंधु थे इन्हें राजा निर्माता या किंग मेकर कहते हैं। और उसमें कई गुट हुआ करते थे जिन गुटों के कारण जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हुआ था। तो उसमें एक कारण मैंने आपको बताया था कि जो है उसमें गुटबाजी थी। उसमें क्या थी? गुटबाजी थी। गुटबाजी का मतलब यहाँ है कि जैसे कई गुट चलते थे। ईरानी गुट था, तुरानी गुट था और इसके अलावा जो हिंदुस्तानी गुट था। तो ये जो सैयद बंधु थे ये हिंदुस्तानी गुट के नेता थे। ये सैयद बंधु किस गुट के नेता थे? ये हिंदुस्तानी गुट के नेता थे, मतलब सरदार थे। और इन्हें राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखशियर को सिंहासन पर बैठाला। यानी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 1713 से और 1720 का समय है, यानी 1713 से और 1720 तक का जो समय था ये इन्हीं सैयद बंधुओं का समय था। ये जिसको चाहते थे उसे राजा बना देते थे और उसे गद्दी पर बैठा करके अपने मनमाफिक उससे शासन करवाते थे। बाद में इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट और हुए। उनमें से एक का नाम था रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला। तो इनको भी, और एक था मोहम्मद शाह। ये वही मोहम्मद शाह है जिसने सैयद बंधुओं को पतन कर दिया था, यानी उनकी हत्या करवा दी थी। क्योंकि सैयद बंधु के समय में सैयद बंधुओं ने कई शासकों की हत्या करवाई थी। तो मोहम्मद शाह ने सोचा कि ये मेरी हत्या करवाए, पहले ही मैं इसको इनकी हत्या करवा देता हूं। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया और 1713 से 1720 के समय में जो भी शासक बने इन्हीं सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप के कारण बने थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। यानी जो शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, पहली चीज तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मयूर सिंहासन बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। और इसी मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो 1719 से 1748 तक का जो समय था वो इसी मोहम्मद शाह का शासनकाल था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। किस युद्ध में? करनाल युद्ध में। तो इस प्रकार से करनाल युद्ध में मुगल सेना पराजित हो गई थी। और एक समकालीन लेखक थे जिनका नाम था आनंद राम मुखलिस। इनके अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर, तख्ते ताउस को हम बोलते हैं मयूर सिंहासन, ये सभी चीजें अपने साथ ले गया था, ईरान ले गया था। तो जो नादिर शाह था ये ईरानी था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो जैसा कि ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बताया कि नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक था वो था ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। और अभी सभी सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा गया था। तो किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक का शासनकाल था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। किसमें व्यतीत करता था? तो पशु युद्धों में। पशु युद्ध जो जानवरों की लड़ाई थी उसमें देखने में यह अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता था। और जो इसकी शासन प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी मतलब जो है महिलाओं के प्रति इसका आकर्षण था। इसीलिए इसको एक इम्पोर्टेंट उपनाम है या एक प्रसिद्ध उपनाम है, इसे रंगीला शासन कहते हैं। प्रश्न बनता है कि रंगीला शासक किसे कहा जाता था? तो रंगीला शासक मोहम्मद शाह को कहा जाता था। उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, मोहम्मद शाह के समय में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा मुगल शासक या बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो जैसा कि अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा, मोहम्मद शाह को रंगीला शासक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अपना अधिकतर समय उदासीनता से बिताता था, महिलाओं के प्रति आकर्षण से बिताता था और पशुओं के जो युद्धों को देख करके अपना समय व्यतीत करता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए ऊट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा, आप जानते हैं इसको हम पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट हैं। तो नीचे दिए हुए कूट का सही चयन करना में तो मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। तो सही कूट का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि यहाँ पर क्या है कि जितने भी शासक हैं इनके समय के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से इसे अरेंज करना होगा, यानी कालानुक्रम के हिसाब से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न ने कहा कि इनके काल यानी कब कौन शासक कब आया। तो इस प्रकार से जो विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे पहले इन सभी शासकों में सबसे पहले आया, पहले नंबर पर हम देखते हैं जहांदार शाह, इसके बाद आया मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को हम रखेंगे सेकंड नंबर पर। उसके बाद आया आपका अहमद शाह, जैसे शाह के बाद फिर से शाह देखेंगे तो अहमद शाह ये आ गया 30 नंबर पे, और इसी प्रकार अपने आप आ गया ये चौथे नंबर पे आलमगीर, यहाँ आलम लिखा है जबकि नाम इसका है आलमगीर द्वितीय। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा
सबसे पहले देखते हैं, आएगा बी, फिर दूसरे नंबर पे आएगा ए, तीसरे नंबर पे आएगा यानी डी और फिर सी। तो बी ए डी सी इस कालक्रम को अरेंज करने का सही तरीका है। तो यहाँ हम देखते हैं बी ए डी सी, कहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन बी देख रहे हैं, बी ए डी सी इनके कालक्रम के हिसाब से अरेंज है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था, यानी दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने। तो किस मुगल शासक को, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। यहां पर इसकी और जानकारी इसके शासनकाल को देखते हैं। तो 1759 से 1759 से और 1806 तक इस शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर, इसका वास्तविक नाम था अली गौहर, और यह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के समय यह बिहार में था और वहां पर इसने अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित कर दिया था। किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुटबाजी उसमें चलती थी, जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, इस प्रकार से और भी कई गुट थे जो सक्रिय थे और मुगल शासकों के कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करते थे। तो उस समय वजीर गाजी उद्दीन था और 1765 से 1772 तक ये जो शाह आलम द्वितीय था, इसको इलाहाबाद की संधि के तहत जो इलाहाबाद में रखा गया था अंग्रेजों के संरक्षण में। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से दिल्ली तक ये पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का वास्तविक अधिकार हो गया था 1803 में। तो इस प्रकार से 1803 में, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम वो मुगल बादशाह था जिसे गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से यहां पर आप देख रहे हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मानिए। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह मुगल काल में राजा बनाने वाले कहलाते थे? तो यहां पर राजा बनाने, ये प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि राजा बनाने वाले के जो ऑप्शन है इसमें दिए ही नहीं है। जबकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है, सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है, या राजा का निर्माण करने वाले या राजा बनाने वाले कहा जाता है। और सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये 2 भाई थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। यहां पर मैं आपको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं कि जैसे 2 उत्तर मुगल काल के दौरान 2 मुगल शासक थे, एक था बहादुर शाह प्रथम और एक था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है और बहादुर शाह प्रथम ये जो है उत्तर मुगल काल में मुअज्जम के नाम से जाना जाता था, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, जिसे हम मुअज्जम या शाह आलम भी कहते हैं। शाह आलम प्रथम भी इसे कहते थे और ये मुअज्जम जो है लाहौर के पास इसने अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से उद्घोषित किया था। और आप देखेंगे कि उत्तर मुगल काल का पहला शासक बहादुर शाह जफर था और उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, और जबकि उत्तर मुगल काल का पहला शासक बहादुर शाह प्रथम था, जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो यहां पर हम सभी फैक्ट को देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। यहां पर आप देखते हैं बिना सम्राट के सम्राट था। और इसके अलावा इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह वह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो यहां पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके जो साम्राज्य की सीमा थी वो थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो यहाँ पर जितने भी जो ये फैक्ट दिए हैं, ऑप्शन दिए, सभी ऑप्शन सही हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद, जैसे मैंने आपको बताया ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, तो तुरानी गुट ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा। ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की थी 1722 में। सआदत खां ने कब? 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से क्या किया था? सफदर जंग के माध्यम से क्या किया था? स्वतंत्र शासन किया था और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार किया। तो इस प्रकार से जो अवध का प्रथम शासक था ऑप्शन बी, सआदत खां था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो इस 16 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा चिनकिलिच खां, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी चिनकिलिच खां ने। यहां पर थोड़ी सी एक बात और बता दो, जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह के शासन काल से ही स्वतंत्र राज्यों की स्थापना या जो प्रांत थे अपने आप को स्वतंत्र प्रांत के रूप में घोषित करने लगे थे। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, कहां पर? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में जो वेधशालाएं बनवाई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि किसने बनवाई थी खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर जिसे कहते हैं? जयसिंह द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनाई थी? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहले तो हम प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जयपुर में बनवाया था, उज्जैन और वाराणसी में, जबकि दिल्ली में नहीं बनवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर नहीं बताया था लेकिन यहां पर दिल्ली भी वो मतलब प्रश्न में है कि दिल्ली में भी बनवाया था। तो यहां पर जितने आंसर हैं वो सभी सही हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जितने भी ऑप्शन है ये सभी आंसर सही हैं। यानी दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और बनारस ये सभी सही आंसर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। ये राजस्थान के राजा थे। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। सवाई सिंह ने क्या किया था? जो जयपुर था इस शहर की स्थापना की थी, उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर
इन सभी जगहों पे पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई, जैसा कि अभी अब मैंने आपको बताया था। जिज मोहम्मद शाही नमक सारणियों का सेट तैयार किया था, जय सिंह ने मतलब जो है तैयार किया था। इसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये सभी फैक्ट इससे रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला बनवाई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी, यानी इलाहाबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि यहाँ पर 20वां प्रश्न ही आखिरी प्रश्न था। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी सारे प्रश्न बताए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो मैंने जिस पीडीएफ से बनाई है, इस पीडीएफ को भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका हमें सपोर्ट मिले इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूं। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।